बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। शुरुआत करते हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था यूपी पीसीएस के लिए 2026 आपका जो प्रीलिम्स है। पहला टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणाएं। क्लियर? अब आज हम इस टॉपिक से 50 क्वेश्चंस लेके चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम आगे शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? आपका आंसर है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी आपका आंसर है देश की सीमा के भीतर अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। आपको क्या पता लग जाएगा? प्रति व्यक्ति आय यानी कि जो टोटल इनकम है आपके इंडिया की, उससे क्या करोगे आप, जो पॉपुलेशन होगी उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा एक व्यक्ति की आय कितनी है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आंसर हो जाएगा CRR, SLR, रेपो रेट सभी हैं यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे आपके सभी हो जाते हैं। चाहे CRR की बात करो, करंट रिजर्व रेशियो है, SLR है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है और रेपो रेट है, यहाँ पे आपके सभी हो जाते हैं। यदि रेपो रेट दर बढ़ाई जाती है तो सामान्यतः क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो आपका जो लोन होता है वो महंगा हो जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऋण महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋण महंगा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसे पढ़े तो इतने बड़े नहीं हुए हो भाई। अब कोई ये नहीं कहेगा हमने कॉमर्स नहीं पढ़ी है, कॉमर्स नहीं, इन्फ्लेशन पढ़ाया जाता है। अगर आप आर्ट साइड से हो तो भी पढ़ाया जाता है। अगर आपने कुछ नहीं किया है, ग्रेजुएशन किया, अगर करंट अफेयर कहीं पढ़ते हो तो भी इन्फ्लेशन का नाम सुनते हो। अगर इन्फ्लेशन होता है तो जो आपकी कमोडिटी होती है उसका रेट हाई हो जाता है। आया समझ में? जब लोग डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो रेट बढ़ जाता है। आ गया समझ में? आंसर आपका हो जाएगा कीमतों में लगातार वृद्धि। क्या हो जाएगा? कीमतों में लगातार वृद्धि। इन्फ्लेशन समझने का सबसे अच्छा अर्थ ये है कि जैसे आपको कोई चीज़, बाजार में कोई चीज़ आई, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, आपके बाजार में आया एक डिटर्जेंट, पहले उसको आया बाजार में, उसके बाद एक दो लोगों ने खरीदा, लेकिन जब उसको ज़्यादा लोग खरीदने लगेंगे, ठीक है, उसका डिमांड ज़्यादा होने लगेगी, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे? उसका रेट बढ़ाएंगे ताकि लोग उस पर थोड़ा सा लगाम लगाएं। तो जब रेट बढ़ने लगता है तो क्या होता है? उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, स्फीति मतलब ही होता है बढ़ना, तो मुद्रा बढ़ना यानी कि रेट बढ़ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपस्फीति क्या है? जस्ट अपोजिट है, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कीमतों में गिराया। जब लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है और वो जब लेना नहीं चाहते हैं तो उसको गवर्नमेंट बेचने के लिए क्या करती है? उसका रेट कम करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, भारत में बैंक नोट जारी करने का मुख्य अधिकार किसके पास है? ये क्वेश्चन बताना नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको पता का होना चाहिए, और सारे नोट पे लिखा भी होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के पास अधिकार होता है। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 10, राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा टैक्सेशन। क्लियर? जो आपका राजकोषीय पॉलिसी जो होती है, यानी कि आपके पास जो भी फंड है, ठीक है, उसको मतलब कैसे इकट्ठा, अगर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ हमें फंड इकट्ठा करना है तो वो एक टैक्स के थ्रू होता है। बड़े बड़े अधिकारी लोग जो होते हैं, सैलरी मिलती है, हाउस टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, बहुत तरह के टैक्स होते हैं। अब फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम में केवल GST चल रहा है। तो क्या होता है, आप उसके जरिए अपना फंड या अपनी पॉलिसी को एक
दृढ़ रूप मतलब एक मजबूत बनाते हो। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गिनती नहीं कितनी बार पूछा गया है और आपको हमेशा पढ़ाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संबंध किससे है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉरेन डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। बताना ना पड़े कि फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यक्ष व्यावसायिक निवेश। ठीक, मैंने जो बताया शायद वो भी वही था। ये जो है ये भी वही है, आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यावसायिक निवेश। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक है? बताना पड़ेगा। एसबीआई बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। लेकिन आंसर क्या होगा आप ये तो बताइए। आंसर एसबीआई नहीं है, सेंट्रल केंद्रीय बैंक इसको बोला जाता है, बैंकों का बैंक आरबीआई को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक। राष्ट्रीय आय की गणना में मूल्यह्रास घटाने पर कौन सा सूचक प्राप्त होता है? कौन सा सूचक प्राप्त होता है? एनएनपी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का भाग है? प्राथमिक क्षेत्र जहां से हम डायरेक्ट मेन वहीं से हमारा सोर्स है, कृषि है। क्या है? कृषि। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, आप ही बता दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, 1 जुलाई 2016। चालू खाता घाटा किससे संबंधित है? चालू खाता घाटा किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार एवं सेवाओं के लेन देन से। एसएलआर का पूरा नाम क्या है? बहुत सही, अभी मैंने इससे पहले भी ये वर्ड रिपीट किया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट आ जाते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किस संस्था के पास है? किसके पास है भाई? मुद्रा कौन छापता है? पैसे कौन बनाता है? आरबीआई। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए बताइए। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? आर्थिक और सामाजिक विकास करना ही होगा। केवल कृषि का विकास नहीं करेंगे, केवल कृषि विकास, औद्योगिक का विकास नहीं करेंगे, केवल निर्यात नहीं बढ़ाएंगे। ये तो बट ऑब्वियस सी चीज है, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? कौन सा भाई द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? आप अगर समझ पा रहे होंगे, कृषि आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका प्राइमरी एरियाज के लिए डेवलप है। आपका मैन्युफैक्चरिंग, जब कोई चीज़ कहीं से लाते हैं उसका कहीं ना कहीं विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण मतलब होता है उसको तोड़ फोड़ के एक नया रूप दिया जाता है, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? बहुत सही क्वेश्चन है, ये भी आपसे भी पूछना बहुत जरूरी था। जब आप तोड़ मरोड़ करते हो, करने के बाद आपको उसको एक अगले ऑप्शंस में आप जाते हो, जब उसको उसको बेचोगे या उसको खाओगे, कुछ भी करोगे, तो कहीं ना कहीं से आपकी इनकम होगी, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाओगे? बैंक के पास जाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भाई हमारे मम्मी पापा तो बजट नहीं पेश करते हैं, बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 25, ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीला। नीला क्या होता है हमारे यहाँ? पानी। धरती अगर गोल है, गोल में सबसे ज्यादा नीला पार्ट किसको शो किया जाता है? पानी को। तो हम समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग का समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? आपका आंसर हो जाएगा जीडीपी।
प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। कहने का मतलब जो आप इंडिया में आपकी इनकम है वो तो है ही है, जो अगर आप विदेश से कहीं से अगर आप इनकम आपकी आ रही है वो दोनों मिला के आपका हो जाता है जीएनपी। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन है जो आप अपने हाथ से पे करते हो? वो सिर्फ और सिर्फ है इनकम टैक्स। कौन सा है? इनकम टैक्स। प्रोडक्ट शुल्क वो होता है जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हो या फिर कोई प्रोडक्ट वैसे खरीदते हो तो वहाँ पे लगता है। सीमा शुल्क होता है जो कभी भी हम किसी एक सीमा से बाहर जा रहे होते हैं, तो जैसे भारत से पाकिस्तान कोई चीज़ आ रही है, भारत से कोई अमेरिका कोई चीज़ जा रही है, या फिर किसी भी, जैसे भारत से बांग्लादेश कोई चीज़ जा रही है, सीमा से जब बाहर जाने पे जो वहाँ पे कोई सामान जाएगा तो वहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। और जीएसटी वो चीज़ होता है जो किसी भी गुड्स, कोई भी सामान, कोई भी ऐसी सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, या फिर आप कहीं गए, आपने कुछ खाया पिया, वहाँ पे जो उसकी सर्विस हुई, वो जो भी टैक्सेस होते हैं वो आते हैं जीएसटी में। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा जीएसटी, क्योंकि जीएसटी आप खुद से नहीं देते हो। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सामान्यतः क्या करता है? क्या करता है? वो सीधा सा मुद्रास्फीति जब है तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है, ठीक है, रेपो दर वो बढ़ा देता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 30, आपका आंसर हो जाएगा 1935। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? क्वेश्चन नंबर 31, आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई। से पहले भी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य होता है सभी लोगों की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, ठीक है, सभी लोगों को जो भी बैंकिंग सेवा होती है उससे इंट्रोड्यूस कराना। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा सड़क निर्माण। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? 51 से 56। कौन सा था? 1951 से 1956। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता था? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ये आपके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्रोत है? आपका आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भाई सबसे बड़ा स्रोत तो ये होगा ना, जब हम कोई चीज बाहर भेजेंगे उसके जरिए हमें मुद्रा मिलेगी, यानी कि इनकम होगी हमारी। अगर कोई चीज हम खरीदेंगे तो पैसे तो हमारे बाहर जाएंगे ना। सब्सिडी से कोई वो नहीं होता, इनकम और टैक्स से भी कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। सबसे प्रमुख स्रोत हो जाएगा हमारा निर्यात। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था? हरित क्रांति का उद्देश्य ये भी पता होगा आपको, पता है कुछ की नहीं पता है भाई? कृषि उत्पादन बढ़ाना। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 38, उत्पादन विधि भी लगती है, आय विधि भी लगती है, व्यय विधि भी लगती है, बहुत सारी विधियां लगती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? आपका आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देना। आया समझ में? नेक्स्ट आ जाते हैं, आर्थिक सुधारों का प्रारंभ भारत में किस वर्ष हुआ? 1991 आपका आंसर हो जाएगा। निवेश डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 41, आपका आंसर हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट का अंतर है सरकारी उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 42, भारत में गरीबी का आकलन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा आय एवं उपभोग स्तर। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग का कार्य है? 43, आपका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का कार्य है केंद्र राज्य के बीच करों का बंटवारा सुझाना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपका आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार किसी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? कौन सा प्रकार है भाई जो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई प्रछन्न, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन
भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट का भाग है? आंसर है आपका ए एंड बी। आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चालू खाता भी है, पूंजी खाता भी है। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आप भुगतान संतुलन करेंगे तो दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी होगा, ये भी होगा। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं का सार्वभौमिक विस्तार, भारत में आर्थिक विकास का प्रमुख मापक कौन सा माना जाता है? परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त सभी का प्रयोग, क्लियर, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक, HDI भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आर्थिक विकास का प्रमुख मापक माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सरकार की आय और व्यय के अंतरों से, क्लियर। वही फिजिकल डेफिसिट जो होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है, फिजिकल पॉलिसी आपने सुना होगा, वो क्या होता है? सरकार की जो भी आय व्यय हो रहा है, यानी कि आपको देखना होता है ना उसमें आय, मतलब मेन जो है आय और व्यय का अंतर। कहीं आपकी इनकम कम है, व्यय ज़्यादा हो गया, आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट ही निकल के आएगा। तो ये हो जाता है आपका आंसर। लास्ट इन 50 क्वेश्चन है आपका, लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? भाई विस्तृत अर्थव्यवस्था है, क्लियर है। संघीय वित्तीय व्यवस्था है, सही है। कृषि एवं सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सब हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इतना आज हो गया। अब नेक्स्ट हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आंसर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में खुदरा महंगाई को मापने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में खुदरा महंगाई को मापने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है WPI, ठीक, होल प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपके पास हैं 4 ऑप्शन। अब आपको टिक करना है कौन सा आंसर है आपका, ठीक। तो आंसर के लिए कमेंट बॉक्स आपका सामने तैयार है और आप आंसर करिए और मिलते हैं। अब यूपीपीसीएस का अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, क्योंकि मैंने एक पूरा आपका एक चार्ट तैयार कर रखा है कि कैसे कैसे किस किस चीज़ का आपकी हर एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको डेली देख रहे हो तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रीलिम्स आपको बड़े आराम से निकल जाएगा। तो मैंने अभी तक, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का डाल दिया है, संविधान का निर्माण, सॉरी भारतीय इतिहास की कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो है स्रोत है, इतिहास के स्रोत है, वो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो गया है। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है संविधान के निर्माण, ठीक है, वो हो गया है। और ये आपका थर्ड था भारतीय अर्थव्यवस्था से, ये हो गया है आपका। अब कल आएगा आपका भूगोल का, ठीक, भूगोल का सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा और उसके लिए तैयार रहिएगा।